सारथी। कल देश में दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। आज शाम रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। यूपी में पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां। आगरा, बरेली व शाहजहांपुर में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी की सभी रैलियों की तैयारियां पूरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन। पहले तेज प्रताप को बनाया था प्रत्याशी। इनकम टैक्स विभाग ने दी राहत। 31 मई तक पैन आधार लिंक करने पर टीडीएस कटौती पर नहीं होगी कार्रवाई। लिंक नहीं किया तो दोगुनी रेट से कटेगा टीडीएस। शादियों के सीजन में 4 स्पेशल ट्रेन चलाएगा पश्चिम रेलवे। ट्रेनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक पसीना पसीना करने वाली गर्मी। उत्तर पश्चिम भारत में 26 से 28 अप्रैल तक होगी बारिश। मौसम विभाग का अनुमान जारी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर अपने गढ़ वापस लौटेंगे राहुल गांधी। अखिलेश की तर्ज पर अपने गढ़ वापस लौटेंगे राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 26 को वायनाड की वोटिंग के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। कांग्रेस मुख्यालय में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं, ये बड़ी जानकारी। अमेठी कांग्रेस का भेद किला रहा है, लेकिन इसे स्मृति ईरानी भेदने में सफल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाई गई थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सालों के बाद सामने आ रही है कि अपने ही गढ़ अमेठी से चुनावी ताल ठोकेंगे राहुल गांधी। 26 को वायनाड में वोटिंग के बाद वो ये बड़ा कदम उठा सकते हैं और जल्द ही नामांकन हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो एक बार फिर से अमेठी में कांग्रेस पार्टी अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार हम कह सकते हैं राहुल गांधी, जो कि गांधी परिवार के खुद के सदस्य हैं, और उन्हें उतारा जा सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। अपने गढ़ अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अमेठी से राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 26 को वायनाड में वोटिंग के बाद नामांकन हो सकता है और इस सब को लेकर कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अपने ही गढ़ अमेठी में वापस लौटेंगे राहुल गांधी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारी यह है कि वो मई के महीने में नामांकन कर सकते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं, लेकिन पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय में हलचल सबको लेकर तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब राहुल ने मन बना लिया है अमेठी से चुनावी ताल ठोकने का। हालांकि 26 को वायनाड में वोटिंग, यानी कल दूसरे चरण में वायनाड में वोटिंग हो जाएगी और इसके बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 26 अप्रैल से ही नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा अमेठी और रायबरेली में। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव अपने आप में बड़ा हो जाएगा और मुकाबला यहां पर बेहद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए यही 2 सीटें सबसे जरूरी हैं। कांग्रेस के लिए अभी तक अमेठी और रायबरेली ही बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी। यहां से किसी भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल और प्रियंका को मनाया जाए। देखिए, एक तरफ जहां अमेठी को लेकर राहुल गांधी का नाम चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर रायबरेली से प्रियंका के नाम की चर्चा भी उतनी ही तेजी के साथ में हो रही है। दोनों नेता सबसे बड़े रण में चुनावी मैदान में संघर्ष करते हुए दिखने वाले हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रवेश, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कह लीजिए तो गलत नहीं होगा, और अपने ही पुराने गढ़, जहां पर एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, कांग्रेस का अभेद्य किला कहा जाता था, अमेठी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वापस अमेठी का रुख करेंगे, क्योंकि वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अमेठी शुरुआत से ही कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, और अमेठी और रायबरेली 2 सीट ऐसी थी जिसका नाम को लेकर कांग्रेस ने अभी तक संशय रखा हुआ था। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर नाम खुलकर अमेठी से राहुल गांधी का सामने आ रहा है। और
रायबरेली से बात करें तो प्रियंका गांधी की चर्चा तेज है, लेकिन 1 मई से सूत्रों के हवाले से कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि राहुल गांधी 1 मई को जो है अपना नामांकन अमेठी से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कल देखिए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ही तीसरे चरण के जो नामांकन है, आगे के नामांकन जो है वो शुरू हो रहे हैं। और ऐसे में देखिए अगर ऐसा होता है, जिन चीजों को लेकर हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव में आते हैं तो चुनाव वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। और ये चुनाव की सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी। इनको प्रत्याशी भी ऐसा चाहिए था जो यहां पर वाकई में अपना दबदबा दिखा सके, जिससे जीत मिल सके। और राहुल गांधी अगर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा मुकाबला कड़ा हो जाएगा। देखिए, रायबरेली हो या अमेठी हो, दोनों कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं और कांग्रेस के गढ़ में सीधे तौर पर पिछली बार स्मृति ईरानी जो बीजेपी से लड़ी थी चुनाव, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। लेकिन कयास ये शुरुआत से लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वहां पर फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अपनी साख भी बचानी है। कम से कम रायबरेली और अमेठी एक ऐसी सीट है जो हमेशा कांग्रेस की झोली में रही है, लेकिन अब पिछली बार थोड़ा सा बदलाव देखने को जरूर मिला था। और फिर से बताया ये जा रहा है कि फिर से जो है राहुल गांधी जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस अपने गिनाए हुए कामों को फिर से गिनवाएगी और लगातार जनता से साधने की कोशिश कर। बिल्कुल प्रवेश, देखिए आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो 1 मई को नामांकन कर सकते हैं। प्रवेश, आवाज मिल पा रही है क्या आपको हमारी? बिल्कुल 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 प्रवेश, और जिस तरीके से देखिए राहुल गांधी के नाम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ चर्चा ये भी हो रही है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो प्रियंका गांधी के लिए तो ये डेब्यू होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। भले ही वो चुनावी मैदान में रही हैं, चुनाव में प्रचार प्रसार करती रही हैं, स्टार प्रचारक रही हैं, लेकिन अगर पहली बार वो चुनाव में आती हैं तो ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं ने इस बात की कई बार हुंकार भरी है या सीधे तौर पर कहे कि बार बार ये बोला है कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। और ऐसा अमूमन हमने कई बार देखा है कि कई बार बोला ये गया है कि चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पैर पीछे हटाए। लेकिन इस बार जो है सीधे तौर पर मैं बता दूं, पहले नाम उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का चल रहा था, लेकिन अब जो है खुद प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है। और लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस दफ्तर में भी हलचल तेज है। ठीक है प्रवेश आपके पास लौटेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। उसके पहले हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी बात होगी। उत्तर प्रदेश में रायबरेली हो या अमेठी हो, शुरुआत से ही कांग्रेस का किला माना जाता रहा, लेकिन स्मृति ईरानी ने इस किले को भेदा और कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल की थी, बड़ा क्रेडिट उनको मिला था। लेकिन अब जब राहुल गांधी अगर चुनावी मैदान में एक बार फिर से होंगे तो चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। समीकरण क्या कुछ बनेंगे? चुनाव आसान दोनों के लिए तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। देखिए वंदिका, आपको बता दें कि जिस प्रकार राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में स्मृति ईरानी से हारे थे, उससे एक ऐसा मैसेज उत्तर प्रदेश में गया था कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को ऐसा हट रहा है, छोड़ रहा है, या उसका लगाव कम हो रहा है। और स्मृति ईरानी जीतने के बाद एक मैसेज गया भी। लेकिन जब अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उनको ये समझाने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और अगर दूसरी रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो एक बार फिर उत्तर भारत और खासकर उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ बिहार, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में अच्छा माहौल बनेगा, कांग्रेस के फेवर में एक लहर जैसी बनेगी। इसलिए राहुल गांधी को वहां से चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए। और खासकर जिस प्रकार स्मृति ईरानी बहुत ही तीखे अंदाज में राहुल पर कमेंट भी करती हैं और राहुल गांधी पर तमाम तरह के बयान भी देती हैं कि मैदान छोड़ के हार गए हैं, वो जीत नहीं सकते हैं, वो है इस तरह की वो लगातार बयानबाजी करती हैं। इन सारे बयानों को जवाब देने के राहुल गांधी वायनाड की वोटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस की बड़ी घोषणा हो सकती है और उसके बाद राहुल गांधी वहां से नामांकन कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय 24 अक्टूबर रोड दिल्ली में लगातार मंथन चल रहा है और कांग्रेस के बड़े नेता लगातार बैठक कर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि 26 की वोटिंग होने के बाद उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट अमेठी से राहुल गांधी की जब नाम की घोषणा हो और उसके पहले उनको चुनाव प्रचार मैदान में उतारा जाए और बतौर कैंडिडेट जब वो वहां से अमेठी से मैदान में उतरे, उससे पहले एक और तैयारी अंदर खाने चल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अयोध्या दौरा भी कराया जाए और वहां पर रामलला के दर्शन भी करवाने की पूरी तैयारी चल रही है, ताकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
उस तैयारी के बाद वहां से दर्शन करने के बाद फिर रायबरेली और अमेठी के गढ़ में उतरे, तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को माहौल बनाने में जो कांग्रेस की रणनीति तैयारी चल रही है उसमें काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत हाई वोल्टेज चुनाव इसको हम कह सकते हैं अगर राहुल गांधी यहाँ पर उतरते हैं। दोनों ही दलों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अखिलेश जी, देखिए राहुल को लेकर हमने बात किया, लेकिन रायबरेली सीट से प्रियंका के नाम कर जो चर्चा हो रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे जल्दी से? दरअसल लगातार ये कहा जा रहा था कि जब सोनिया गांधी की सीट खाली हुई है, वो राज्यसभा गई हैं, तो उसके बाद रायबरेली से किसको कैंडिडेट कांग्रेस बनाएगी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के साथ सहयोगी गठबंधन समाजवादी पार्टी है, उसके मुखिया अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि हमने अमेठी और रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी है, लेकिन वो उन्होंने बतौर गांधी परिवार के नाम पर 2 सीटों को छोड़ा है। तो अखिलेश के तरफ से भी लगातार ये कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव में मैदान में उतारा जाए। बिल्कुल अखिलेश जी, लेकिन देखना होगा कि प्रियंका गांधी जब चुनावी मैदान में उतरेंगी तो किस तरीके से उनके जो चुनावी क्या अंदाज होता है वो देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि उनका चुनाव डेब्यू होगा। इसके पहले वो किसी चुनाव में नहीं उतरी सीधे तौर पर, भले ही मैदान में रही हैं, वो प्रचार प्रसार करती रही हैं। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से कह लीजिए या फिर 2024 के चुनाव के लिहाज से कह लीजिए। वायनाड की वोटिंग के बाद यानी 26 अप्रैल के बाद अमेठी से नामांकन भर सकते हैं। तिथि भी सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि 1 मई को शायद नामांकन करेंगे राहुल गांधी, और अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की और अगली खबर आपको हम तेलंगाना से बताते हैं। इस बीच तेलंगाना से एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर भीषण टक्कर होने की बात सामने आई है। एक भीषण हादसा जिसमें 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई। एक भीषण हादसा तेलंगाना में हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हाईवे पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई। तो भीषण हादसा होने की बात सामने आई है। टक्कर से 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई है। यह भीषण हादसा, 6 लोगों की जान इस भीषण हादसे में चली गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेलंगाना के नलगोंडा में राजमार्ग पर हादसा होने की बात सामने आई है। और हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई है कार। इस हादसे में 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी का आज आगरा और इटावा का दौरा है। दोपहर 12:45 पर आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी और दोपहर 2:15 के लगभग जसवंत नगर में जनसभा होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दोपहर 12:45 पर आगरा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम की जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का आगरा और इटावा का दौरा है। दोपहर 12:45 पर आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम की जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दोपहर 2:15 के लगभग जसवंत नगर जाएंगे।
पीएम की जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर मुरैना से, जहां पर मुरैना के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में मुरैना पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एसएफ परेड ग्राउंड पर चुनावी जनसभा होगी। शिवमंगल सिंह तोमर के पक्ष में जनसभा होगी और पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ग्वालियर से मुरैना पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो शिवमंगल सिंह तोमर के पक्ष में जनसभा की बात सामने आई है। मुरैना जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। एसएफ परेड ग्राउंड में चुनावी सभा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आगरा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगरा दौरा आज है। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगरा फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी के समर्थन में होगी सभा। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। भाजपाइयों का लगने लगा है सभा स्थल पर जमावड़ा। आगरा फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की बात। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगरा के कोठी मीना बाजार में है प्रधानमंत्री की जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में तमाम सुबह से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आज देख सकते हैं कि महिला जो संगठन है वो यहाँ पर टीम है, उनसे बात कर रही है। आप बताइए कि अब की बार 400 बार क्या कहेंगे? आगरा में हम उनका स्वागत करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। मोदी एक ऐसी वो है जिसने पूरे देश को बहुत सुंदर बना दिया है। आज उनका भारत में ही नहीं, उनका विदेशों में भी उनको पूजा जा रहा है मोदी के नाम से। आज अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन चाहे कोई भी हो, वो मोदी जी को ही चाहने लगे हैं। और एक नारी शक्ति को उन्होंने जो आगे बढ़ाया है, हर महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उनको सीटें दे रहे हैं, ये मोदी जी के द्वारा ही संभव है। आज हर बच्चा, गरीब बच्चा को भी उनको दे रहे हैं। घरों में, गरीबों के घर में चूल्हा गैस सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यूपी में तो जैसे जो आतंक फैला रहता था वो सब दूर हो चुका है। योगी जी और मोदी जी दोनों मिलके बहुत अच्छा। आप बताइए कि लगातार जो विपक्ष कह रहा है कि इस बार 250 सीट भी नहीं आएंगी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन जो करके दिखाना है वो मोदी को करके दिखाना है। कहने से कुछ नहीं होता, कहने वाले तो कहते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, लेकिन रिजल्ट जब सामने आएगा, जब सबको पता चलेगा कि मोदी ही हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं और आगे भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे। रोज देखा जा रहा है और साफ कहना है कि 400 पार का जो नारा है वो पूरा होकर रहेगा। और फिलहाल 1 बजे नरेंद्र मोदी जनसभा में आएंगे, लेकिन लगातार जिस तरह से महिला संगठन यहाँ पर हैं, वो तमाम यहाँ जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा में 2 लोकसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। कोठी मीना बाजार में ये कार्यक्रम है। देख सकते हैं कि काफी बड़ा यहाँ पंडाल लगाया गया और जो स्टेज जो सामने दिखाई दे रही है
यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम है, तमाम बड़े नेता यहाँ रहेंगे और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर जो आगरा लोकसभा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी हैं और एसपी सिंह बघेल आगरा से प्रत्याशी हैं, यहाँ इन प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। अभी से ही सुबह से ही यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो समर्थक हैं, वो यहाँ सुबह से आना शुरू हो गए। बड़ा पंडाल यहाँ बनाया गया है और यहाँ पर तकरीबन 20,000 कुर्सियां डाली गई हैं और साथ ही साथ कितनी पब्लिक यहाँ आएगी, ये तकरीबन 1 बजे का समय यहाँ दिया गया है मोदी जी का आने का। और तमाम पुलिस की व्यवस्था यहाँ की गई है, तमाम बाहर बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और जगह जगह पर यहाँ चेकिंग चल रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो। प्रधानमंत्री की जनसभा कितना असर करती है ये चुनाव के परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात है कि आगरा को अगर हम देखा जाए तो आगरा इस समय बिल्कुल केसरिया रंग में रंगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो दोनों सांसद हैं वो भाजपा के हैं और सभी विधायक भी भाजपा के हैं। अब चुनाव के परिणाम के बाद पता चल पाएगा कि कितना असर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के द्वारा हुआ। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आगमन को लेकर कितना उत्साह, क्या अपडेट है, कितनी देर में इस जनसभा की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, 2 लोकसभा के लिए जनता से वोट मांगेगी। और अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो ये तमाम जो मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ के लोगों में तो यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं जो महिला यहाँ पर और ये जो पंच है और यहाँ व्यवस्था की गई और लगातार पुलिस के बाद। ठीक है अजेंद्र, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमें मिल नहीं पा रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगरा के दौरे पर हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर यहां पर विशेष तैयारियां की जानी शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगरा दौरा, आज बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज आगरा के दौरे पर हैं, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और आज आगरा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर चुनाव ड्यूटी में भेजी जर्जर बसें। रोडवेज अफसरों ने ड्यूटी में जर्जर बसें भेजी हैं और चुनाव ड्यूटी की बसें बीच रास्ते में ही खराब हो रही हैं। 15 अप्रैल को 3 बसें रास्ते में खराब हो गई थी और इस मामले में प्रबंध निदेशक ने नाराजगी जताई थी। बसों की मॉनिटरिंग के लिए चुनाव सेल गठित किए जाने की बात। वाराणसी कैंट डिपो की बस सीतापुर में खराब हुई। जौनपुर डिपो की बस की बात करें तो लखनऊ में हुई खराब और चंदौली डिपो की 2 बसें बीच रास्ते में ही खराब हो गई। चारबाग डिपो की 2 बसें भी बीच रास्ते में बंद हो गई। सीतापुर शाहजहांपुर रूट पर ये बसें खराब हुई हैं। प्रबंध निदेशक के 10 अफसरों से जवाब मांगा गया है। बसों की मॉनिटरिंग के लेकर चुनाव सेल टीम गठित की बात सामने आई थी और जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डिपो की बसें खराब होने के चलते ये बड़ी बात सामने आई है। चंदौली डिपो की बात करें तो 2 बसें बीच रास्ते में खराब हुई थी और इसके साथ ही चारबाग डिपो की भी 2 बसें बीच रास्ते में ही बंद हो गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है। सीतापुर शाहजहांपुर रूट पर भी बसें खराब होने की बात सामने आई है। प्रबंध निदेशक ने 10 अफसरों से मांगा जवाब। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रबंध निदेशक ने 10 अफसरों से जवाब मांगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिम्मेदार अफसरों पर गाजगिरनी तय मानी जा रही है। बसों की मॉनिटरिंग के लिए चुनाव सेल गठित किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें।
चंदौली डिपो की 2 बसें बीच रास्ते में खराब। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चारबाग डिपो की भी बसों के खराब होने की बात सामने आई थी। सीतापुर शाहजहांपुर रूट पर बसें खराब हुई। तो 10 अफसरों से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। चारबाग डिपो की 2 बसें भी बीच रास्ते में ही बंद हुई थी। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप, बीच रास्ते में ही सभी डिपो की बसें बंद होने की बात सामने आई है। अब 10 अफसरों से जवाब मांगा गया है और कह तो ये भी रहे हैं कि जिम्मेदार अफसरों पर गाज गिरनी भी तय मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बड़ी लापरवाही है। चुनाव में ड्यूटी में हर साल जब भी कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव में परिवहन विभाग की बसों का संचालन होता है, बसें वहां पे लगाई जाती हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बसें लगभग जो भेजी गई थी उन बसों में कई बसें जो है खराब पाई गई हैं, जिसको लेकर के एक टीम गठित की गई है। 15 अप्रैल से टीम बनाई गई थी और ये 15 अप्रैल को भेजी गई थी बसें। तो ये है कि जिस तरीके से अब जो एक टीम गठित की गई है, टीम से पूरी साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे कि आखिर किन किन जिलों में बसें ये रवाना हुई हैं, तो ये कबाड़ बस आखिरकार क्यों भेज दी गई जो रास्ते में खराब हो गई। इन सभी की शिकायतों को लेकर के प्रबंधक ने एक टीम जो गठित किया है उसकी जांच कुछ दिनों अंदर मांगी गई है। हालांकि माना जा रहा है लगभग 10 अधिकारी ऐसे होंगे जिन पर गाज गिननी तय मानी जा रही है। लेकिन साफ तौर पर ये बड़ी लापरवाही है। जो चुनाव आयोग को जो गाड़ियां भेजी गई हैं उन गाड़ियों को खंडहर कर भेजा गया है, जिससे कि काफी नाराजगी है चुनाव आयोग की। तो चुनाव आयोग इस पर सख्त एक्शन लेगा और इस पर चिट्ठी जरूर महाप्रबंधक को लिखेगा, जिसके बाद से कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। लेकिन साफ है कि चुनाव में जो ड्यूटियां लगाई जाती हैं, जिन बसों का संचालन होता है, वो बस जो है खराब भेज दी गई हैं। ये एक बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही है। इस सब पर क्या एक्शन होता है देखना अहम होगा। शुक्रिया आपका संदीप अधिक जानकारी के लिए। तो रोडवेज अफसरों ने चुनाव ड्यूटी में पुरानी बसें भेजी और इस सब को लेकर अब जांच बैठा दी गई है। इसके साथ ही जवाब भी जिम्मेदार अफसरों से मांगा गया है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, चुनाव ड्यूटी की बसें बीच रास्ते में खराब होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिंडोरी जिले का समनापुर स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बीएमओ और स्टाफ के बीच बिलों के भुगतान को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। तो वहीं मामला इतना बढ़ गया कि बीएमओ ने स्टाफ की शिकायत स्वास्थ्य विभाग के आला कमान से लेकर भोपाल तक कर दी और अब तक न तो कोई जांच हुई है और न ही कोई कार्रवाई। फर्जी बिलों के मामले का खुलासा तब हुआ जब एक फर्म के मालिक को पता लगा कि उसकी फर्म के नाम के बिल का भुगतान किसी अन्य फर्म के मालिक को कर दिया गया है। वहीं अब जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब देखना होगा कि मामला सामने आने के बाद विभाग क्या कार्यवाही करता है या फिर विभाग के जिम्मेदार मामले को ठंडे बस्ते में डालकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बिल मेरा नहीं है और मेरे खाते में पैसे गए भी नहीं हैं। संतोष कुमार गौतम के खाते में पैसे गए हैं। जो आपके बिल में जो दस्तखत हैं वो किसके हैं? बिल में दस्तखत संतोष गौतम का है। और खाता नंबर मेरा है। वो पैसे आपके खाते में नहीं है? मेरे खाते में पैसे नहीं हैं। वो बिल आपका नहीं है? मतलब मेरा बिल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी कल मतदान होना है। सीट पर रोजगार, विकास, नदियों की सफाई अहम मुद्दा है। कैसी है सीट की चुनावी जंग, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर पार्टी का 2009 से कब्जा है। महासमुंद लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था, लेकिन 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। इस बार चुनाव में बीजेपी ने यहां से ओबीसी वर्ग की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। महासमुंद में आराम मिलों और चावल मिलों के बंद होने की वजह से यहाँ के लोगों में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। धमतरी में मुद्दे तो पिछड़ा वर्ग हो गया हमारा धमतरी, न रेल का सुविधा है। यहाँ से बिजनेस काफी होती थी पहले, जब से ये सब उधर चले गया तो यहाँ कोई काम नहीं। पहले टिम्बर वगैरह ये वो राइस मिलर वगैरह, इससे धमतरी चलता था। यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है। मैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ
और हम लोग चाहते हैं कि राजिम में रेलवे राजिम से देवभोग तक के लिए बड़ी रेल लाइन होनी चाहिए, जिससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ रेलवे जरूरी है। ये रेलवे की मांग बरसों पुरानी है, इसलिए राजिम से देवभोग रेल लाइन का यहाँ विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम होने की वजह से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नदियों की सफाई और विकास की कमी यहाँ अहम मुद्दे हैं। विकास की गति में तो पिछड़ते हुए ही नजर आ रहा है हमारा राजिम विधानसभा, खासकर महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाला राजिम है, जहाँ नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से लोग आते हैं, जो इलाहाबाद के तर्ज में यहाँ पे करते हैं काम। इसके लिए नदी का संरक्षण भी होना चाहिए, साफ सफाई और देख रेख इनकी होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो राजिम का आबादी पहले से डबल और ट्रिपल हो गया है। जिस हिसाब से पहले राजिम में सुविधा युक्त छोटा था, आज राजिम चौगुना हो चुका है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उस हिसाब से यहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ मेले का, रोड का, और चौड़ीकरण नहीं, साथ साथ में उसमें डिवाइडर भी नहीं है। आने जाने वाले मेले के समय में बहुत परेशानी होते हैं। खुद मंत्री लोग महसूस करते हैं, जितने मंत्री लोग आते हैं। महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। महासमुंद लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था, लेकिन 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने यहां से ओबीसी वर्ग की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर पार्टी का 2009 से कब्जा है। महासमुंद लोकसभा सीट को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था, लेकिन 2009 से बीजेपी ने इस पर कब्जा कर लिया। इस बार चुनाव में बीजेपी ने यहां से ओबीसी वर्ग की पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार बनाया है। महासमुंद में आराम मिलों और चावल मिलों के बंद होने की वजह से यहाँ के लोगों में बेरोजगारी अहम मुद्दा है। धमतरी में मुद्दे तो पिछड़ा वर्ग हो गया हमारा धमतरी, न रेल का सुविधा है। यहाँ से बिजनेस काफी होती थी पहले, जब से ये सब उधर चले गया तो यहाँ कोई काम नहीं। पहले टिम्बर वगैरह ये वो राइस मिलर वगैरह, इससे धमतरी चलता था। यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है। मैं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का निवासी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि राजिम में रेलवे राजिम से देवभोग तक के लिए बड़ी रेल लाइन होनी चाहिए, जिससे व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ रेलवे जरूरी है। ये रेलवे की मांग बरसों पुरानी है, इसलिए राजिम से देवभोग रेल लाइन का यहाँ विस्तार किया जाना चाहिए। ऐसा मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा। महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम होने की वजह से राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। राजिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि नदियों की सफाई और विकास की कमी यहाँ अहम मुद्दे हैं। विकास की गति में तो पिछड़ते हुए ही नजर आ रहा है हमारा राजिम विधानसभा, खासकर महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत आने वाला विधानसभा है। ये छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाला राजिम है, जहाँ नदी का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अस्थि विसर्जन के लिए बाहर से लोग आते हैं, जो इलाहाबाद के तर्ज में यहाँ पे करते हैं काम। इसके लिए नदी का संरक्षण भी होना चाहिए, साफ सफाई और देख रेख इनकी होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो राजिम का आबादी पहले से डबल और ट्रिपल हो गया है। जिस हिसाब से पहले राजिम में सुविधा युक्त छोटा था, आज राजिम चौगुना हो चुका है। यहाँ कुंभ का मेला लगता है, उस हिसाब से यहाँ चौड़ीकरण नहीं हुआ मेले का, रोड का, और चौड़ीकरण नहीं, साथ साथ में उसमें डिवाइडर भी नहीं है। आने जाने वाले मेले के समय में बहुत परेशानी होते हैं। खुद मंत्री लोग महसूस करते हैं, जितने मंत्री लोग आते हैं। महासमुंद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।
जम्मू के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए दूसरे चरण में होम वोटिंग कराई जा रही है। जम्मू लोकसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की पीडब्ल्यूडी के लिए होम वोटिंग कराई गई है। जम्मू सीट पर दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। जम्मू लोकसभा क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग कराई गई। जम्मू सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए वोट फ्रॉम होम स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत 85 साल और उससे ज्यादा उम्र के नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले लोग और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग होम वोटिंग कर सकते हैं। सुचेतगढ़ के बुजुर्ग वोटर सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਜ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ गवर्नमेंट ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया, वो सही है, करेक्ट है। अस उसे बड़े बड़े धन्यवाद हाँ कि जरा गवर्नमेंट के जो वर्कर आए उन्हें घर आने। और सीधे आपको ले चलते हैं पटना, जहां पर एक होटल में भीषण आग लग गई है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना का होटल आदर्श, जहां पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। पटना से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर एक होटल में आग लगी है और लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। पीडीपी यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पारा ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बुधवार को पुलवामा से श्रीनगर तक कार रैली निकाली। देखिए रिपोर्ट। पीडीपी यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पारा ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ श्रीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए बुधवार को पुलवामा से श्रीनगर तक कार रैली निकाली। पटना से आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर पटना के आदर्श होटल में लगी भीषण आग। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। होटल आदर्श में भीषण आग लगी। पटना के होटल आदर्श में भीषण आग लगी है, जहां पर आपको बता दें कि होटल आदर्श में भीषण आग लगी। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। होटल में कई लोग मौजूद थे। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जहां पर पटना के होटल आदर्श में लगी भीषण आग और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पटना के होटल आदर्श में लगी भीषण आग। लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। पटना के होटल आदर्श में लगी भीषण आग। होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका।
लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पटना के आदर्श होटल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। और ये सीधी तस्वीरें रेस्क्यू टीम आग बुझाने में जुटी। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जारी। तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। पटना के होटल आदर्श में लगी भीषण आग। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पटना का होटल आदर्श है ये। और आपको बता दें कि इस घटना में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एग्जाम देने आए थे, अचानक निकलने ही वाले थे हम लोग। ट्रेन थी अभी, उसके बाद धुआं से पता चला कि आग लग गया है। बस और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना जंक्शन के सामने होटल आदर्श में भीषण आग लगी। लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। पटना के होटल जंक्शन, माफ़ कीजिएगा, पटना के होटल आदर्श में आग लगी है जो कि पटना जंक्शन के सामने ही है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना के होटल में लगी आग।